Okay, very good morning to all of you and welcome back as usual. In fact, welcome to a special Friday morning. Fridays are always welcome days for the Herald. Herald means almost an upcoming weekend. Chalo, so like we were in the middle of discussion of laws of motion. We just started in fact. थोड़ा सा उस दिन flow में हम लोग कुछ ज्यादा ही थर्ड लॉ पे और उस पे डिस्कशन करने लगे थे, बट चलो ठीक है, इट वाज एन इफेक्टिव डिस्कशन. वी केम टू नो अबाउट सम स्मॉल निटी-ग्रिटीज है, ठीक है ना. आज हम लोग पहले तो सेकंड लॉ से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कुछ फोर्सेस के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वी विल देन टेक अप क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दोस फोर्सेस एंड आल्सो हाउ वी यूज सेकंड लॉ एंड अदर थिंग्स, ठीक है ना. चलो let's begin the day. Good morning message from Dhruv, Vishwas. Shashwat, Akshat, Kartik. चलो let's finally begin. हम लोगों ने उस दिन फर्स्ट और थर्ड लॉ पे फोकस किया. तो थर्ड लॉ को अगर मैं समराइज करता हूं तो वही आया था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. देन उससे ये पता चलता है that every force in the universe is in pair, number one. Number two is that action and reaction takes place in two different bodies, ठीक है ना. मेरे एक और सवाल है और उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड लॉ पे. दैट लेट्स से दिस माय लेफ्ट हैंड, ठीक है ना. तो दिस माय लेफ्ट हैंड एंड ये राइट हैंड आया और राइट हैंड ने पंच किया. तो लेफ्ट हैंड ने पंच को रिसीव किया और फिर राइट हैंड को ब्लॉक किया. तो एक होता है पंच रिसीव और एक होता है ब्लॉक, ठीक है. So this is a question from my side, and that is ये जो फोर्स हुआ इसमें ये वाला फोर्स क्या है, एक्शन या रिएक्शन? So this is the thing. So is this action or this is reaction? इवेंट क्या था? लेफ्ट हैंड एट रेस्ट, राइट हैंड जाके पंच किया है. अब तुमको बताना है कि ये एक्शन था या रिएक्शन था. ओके, सम आंसर्स आर कमिंग अप. ओके, भूमिका एक्शन, शाश्वत फिर आइदर, ध्रुव शांडिल्य आइदर वन, लावण्य एक्शन, अक्षिता मिश्रा एक्शन, विश्वास इज द सेम थिंग, वंश कैन बी आइदर, इशिता एक्शन, आदित्य मिधा सेज आइदर. ठीक है, एनी अदर रिस्पॉन्स? ओके चलो ठीक है, क्योंकि एक्चुअली लगभग आधे आधे दो कैंप्स में डिवाइड हो गए. ओके, विश्वास सेज आइदर, ठीक है, लगभग दो कैंप्स में डिवाइड हो गए. एक कैंप कह रहे हैं कि नहीं एक्शन था, है ना, और दूसरा कह रहे हैं कि रिएक्शन, सॉरी आइदर, कुछ भी कह लो. तो जिन्होंने एक्शन बोला उनके लिए फिर मैं एक और सवाल भी है. तो अगर मान लो लेफ्ट हैंड आके ऐसे पंच करता राइट हैंड को, तो फिर तो लेफ्ट हैंड को एक्शन बोलोगे. You will just swap the situation. Now, if I do that, then there is a contradiction which will come up on me. And that contradiction is that, let's say if I do like this, then what do you do? है ना? If I do like this, then what do you do? फिर तो इसको भी एक्शन कहने में दिक्कत है, उसको भी एक्शन कहने में दिक्कत है, क्योंकि दोनों मूवमेंट कर रहा है और दोनों को एक्शन तो नहीं कह सकता हूँ. एक को एक्शन और एक को रिएक्शन. यानी बेसिकली क्या है कि एक्शन रिएक्शन इज जस्ट अ पेयर. इट्स अ नोशनल पेयर इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि ये एक्शन और वो रिएक्शन. Is that it's up to you to call either this is the action and this is the reaction. Actually ये सवाल पता है क्यों आता है दिमाग में कई बार, is that कई बार ना एक्शन और रिएक्शन, ना रिएक्शन वर्ड कभी कभी ऐसे इंडिकेट करता है और वो गलत है कि एज इफ एक्शन हो रहा है उसके बदले में फिर एक और रिएक्शन क्रिएट हो रहा है. तो somebody is creating some action. तो कई बार होता है कि जो मूवमेंट करता है उसको हम एक्शन की तरह ट्रीट करने लगते हैं. So these are wrong notions, I mean, not the correct idea. So just get it polished, I mean. मैं इसलिए आंसर दे रहा हूं क्योंकि you know there were half of you answering action and half of you said either, ठीक है ना. आदित्य says कि both occur simultaneously so that they can be called either as action or reaction. बिल्कुल बात सही है और इनके बीच में कोई गैप नहीं है, यानी जिस समय एक्शन लगा उसी टाइम रिएक्शन. और देखो अगर मान लो गैप होता भी लेट्स से इन दोनों फोर्सेस के बीच में, फिर तो मैं चालाकी भी करता. कैसे? फिर मैं एक्शन करके वॉल को हिट करता और जिस इससे पहले के रिएक्शन वॉल का मिलता मैंने हाथ हटा दिया होता, है ना. बट एनीवे दिस काइंड ऑफ फनी सिचुएशंस डोंट हैपन. तो देयरफॉर एक्शन अगर ये सेम इंस्टेंट पे नहीं होता तो फिर तो अलग ही हो जाते हैं ना
फिर हाँ, आइदर नहीं कह देते थे। हाँ, अगर सेम इंस्टेंट पे नहीं होता तो इन दैट केस पता है मैं क्या करता, एक दीवार को मैं हिट करता और जिस इससे पहले कि वो दीवार मुझे हिट करता फॉर द रिएक्शन अगर गैप होता तो मैं हाथ हटा लेता, है ना। बट देन तो फिर दिस तो काइंड चोट ऑफ, ही नहीं लगती ना। वही मैं करूँ कि दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस आर नॉट पॉसिबल, तो इसलिए लेट्स नॉट डिस्कस दैट, बट द पॉइंट इज दैट यस इफ यू वांट टू just comment on it कि हाँ एक्शन अगर गैप होता तो क्या होता, this is what would have happened, but it does not happen that way, and therefore action और reaction एक ही टाइम होता है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा जब हम हायर फिजिक्स में जाएंगे तो ये थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, बट उस डिबेट को अगर मैं छेड़ूंगा अभी तो लाइक दैट विल बी लाइक गोइंग इनटू अ डिस्ट्रैक्शन। इट्स नॉट दैट एक्शन एंड रिएक्शन विल हैपन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, ये ट्रू नहीं है, बट यस हम लोग जो सिचुएशंस डील करेंगे उसमें एक्शन और रिएक्शन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम होगा। नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक एज द बेसिक स्टैंड पॉइंट। नाउ यू माइट से कि अच्छा इसका मतलब ये कि दोनों में गैप हो सकता है, द आंसर इज दैट यस, थोड़ा सा और हायर फिजिक्स में अगर हम जाते हैं तो उसमें कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी हैं जहां पे गैप है, यानी एक्शन और रिएक्शन के बीच में थोड़ा सा गैप है, बट देन एज आई सेड दैट इज लाइक गोइंग इनटू लिटिल रिलेटिविस्टिक काइंड ऑफ मैकेनिक्स, तो इसलिए उस पर तो हम जाएंगे नहीं। तो देयरफॉर हम लोग जो क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस कर, क्लासिकल मैकेनिक्स माइंड यू, सो माय स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन दैट केस एक्शन रिएक्शन एक ही टाइम पे होगा और दोनों में से किसी को भी एक्शन कह सकते हो, तो यानी काउंटर पार्ट वाला हो जाएगा रिएक्शन। आई थिंक दैट मेक्स थिंग्स सिंपल, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। The next idea is of second law. So before I intervene, I mean maybe somebody can just volunteer a little bit. Just give me a second. Let's see who is away. Sheersh Nigam, can you be on air, bete? Sheersh? Yes, sir. Okay, second law define कर दो फटाफट, simple सा ही तो law है। Sir, I think it was that the force applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum and takes place in the direction of it. Sir, I think it was something like that. नहीं समथिंग लाइक दैट नहीं, एकदम परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा न्यूटन के जमाने में थोड़ा इंग्लिश अलग था तो उन्होंने थोड़े वर्डिंग्स अलग यूज किए, बट द मीनिंग ऑफ दोस वर्डिंग्स वर आल्सो एग्जैक्टली द सेम एज व्हाट यू आर सेइंग, सो फुल्ली करेक्ट, डोंट वरी। यानी अगर मैं इसको फटाफट डिफाइन करूं सेकंड लॉ, मैथमेटिकली तो ये आ गया, मैथमेटिकली तो ये आ गया, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। सो देयरफॉर the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force. Now, in Newton's time, the English was slightly different. So therefore, accordingly, उन्होंने भी wordings थोड़ा सा अलग तरीके से choose किए थे। तो therefore, उन्होंने जो wordings choose किए थे वो थे the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force. ये wordings उनका है, ठीक है ना। तो therefore, थोड़ा सा उस जमाने का इंग्लिश है। impressed force का मतलब क्या है? Net external force. आज के context में impressed force का मतलब होता है net external force. So there was nothing new, I mean, and the direct and the change. So the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force, and the change takes place in the direction of the impressed force. Now this is what he said, but as I said, impressed force का मतलब होता है net external force, ठीक है, और impressed force का मतलब हो गया net unbalanced external force. Okay, एक और स्टेटमेंट कभी कभी सुनने को मिलता है, that is F is equal to ma, है ना। F is equal to ma, ये भी सुनने को मिलता है। पर्व मेहता, कैन यू बी एनीवेयर बेटे? पर्व, यस पर्व, पर्व कैन यू बी एनीवेयर बेटे? कैन यू हियर पर्व? पर्व मेहता, माइक्रोफोन नॉट वर्किंग। कैसे चलेगा भाई, माइक्रोफोन क्यों नहीं वर्क करता है? ओके, वंश सिंह, वंश, वंश इज योर माइक्रोफोन वर्किंग? आई होप सो। वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको मैं पकड़ रहा हूँ सबके आंसर आ रहा है।
माइक्रोफोन नॉट वर्किंग, ऐसे भी होता है क्या? चलो कोई बात नहीं, लेट मी चेक मोर. ध्रुव कुमार, what is the status of your microphone? Very interesting. Okay, great. Okay, Adhar Verma, can you hear me? Adhar Verma. Yes, Adhar. Am I audible? Okay, there is some comment and that is from Bhumika, and that is we get the formula by derivation from second law only. Okay, Bhumika, can you explain a little bit? Yes, Bhumika, can you be on here? Yes, sir. What is your comment on the second law being F is equal to ma? Sir, as we know that force is directly proportional to the momentum. Rate So, of change. rate of change of momentum. So, mv minus mu upon t will be the net force. So, taking m common, v minus u upon t, it is acceleration only. So, we will get force is equal to mass into acceleration. Okay, fine. So you are like in agreement with the statement, it seems, isn't it? Chalo, ठीक है, not bad really. Adit Verma, can you be on here, bete? Sorry, Adit Midha. Yes, sir. Okay, ये बताओ आदित्य कि Vansh has also made a comment. ये बताओ आदित्य कि अगर मैं इसको second law बोलूंगा तो क्या दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? Sir, in some cases the mass can change. Okay, ऐसे कुछ cases बता सकते हो? Sir, like rocket. Does mass really change? Sir, in a rocket when it leaves some fumes and gases. No, but my query is very specific. Does mass change? So not in general cases. So fair? Sir, we are assuming the force to be constant in S is equal to ma. No, I'm not saying that. Like I'm only asking. No, I'm not saying that. I'm only asking, can I say that this is second law? Yes or no? Sir, yes, I think. Okay, so your answer is yes. So, no, I mean, there can be opinions. I mean, there are more answers coming up in the meanwhile in the chat also. Aryan has answered, which is sometimes not the case. The expanded form is different. Okay, Aryan, can you please explain your answer? Aryan. Sir, because sir, mass can also, sir, sometimes, sir, just as I explained in jet propulsion and rocket propulsion, sir, the fumes they go down and the mass decreases. So that's why we have to. That's why I'm asking a very specific query. Can mass really change? Sir, if we are considering an isolated system, so I don't think so. But sir, but the general definition should be considering all the cases, so that's why we have to. So I think I had a mixed kind of opinion. Now let me respond according to what you have also mentioned, and I'm also reading out some answers in the chat as well. So let me respond according to all the things. Dhruv Shandil has also answered that mass can change in high speed motion. Okay, when I ask this question, can mass change? Now this question has to be answered in two different perspectives. Number one is that if I look at a specific mass, that will of course not change unless the speed has been made very high. So therefore, if there are very relatively small speeds, the speeds that we handle in our surroundings, mass is almost an invariant quantity. Okay, but if you look at from the point of view of going a little higher physics, I mean, mass is a variant quantity, means it can vary. But in classical physics, we don't take that into account. Let me make it very clear. In classical physics, that is Newtonian physics, we don't take that into account. So for us, mass is a constant quantity. Okay, that's the first standpoint of view. But in the context of Newton,
what answers I was getting, let me summarize that first. So F becomes equal to K into dp dt. Now P is momentum, so I can easily write it as K into d dt of mv. So that will be equal to K into dm dt into v. Okay, dm dt into v plus m into dv dt. Now there are 2-3 things. Number one is that by tweaking the unit slightly, mass का unit, length का unit, time का unit, ये सब उस जमाने में किया गया था. मैं न्यूटन के जमाने की बात कर रहा हूँ, 400 साल पहले, 450 साल पहले. उस समय के यूनिट्स को थोड़ा सा ट्वीक किया गया और इस तरीके से किया गया कि ये सबसे फंडामेंटल लॉ है, यानी k का वैल्यू किसी तरीके से 1 बनाया गया. ध्यान रखना, k का वैल्यू किसी तरीके से 1 बनाया गया. So therefore this goes away. Now this remains. ये जो dmdt है, अभी मैंने क्या बोला कि मास इज अ वेरिएंट क्वांटिटी, लेकिन वेरिएंट इन व्हाट सेंस? इन वेलोसिटी सेंस, कि अगर वेलोसिटी को मैं स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ले जाऊंगा तो मास बदलेगा. चलो ठीक है, वो तो एक अलग डिस्कशन हो गया. बट एज आई सेड, क्लासिकल फिजिक्स में इस चीज का कंसीडरेशन नहीं किया जाता. यानी क्लासिकल फिजिक्स में क्या होगा ना, मास कांस्टेंट होता है. ये in these situations sometimes we might have dmdt. Why? Because we are not considering mass per se, we are considering mass of a system. तो जो सिस्टम में कंसिडर कर रहा हूं, यानी जिस चीज को मैं सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं, उसके मास का चेंज होगा डीएमडीटी. और उसके लिए आई थिंक करेक्ट एग्जांपल्स आया था. आई थिंक वन एग्जांपल वाज गिवन बाय समबडी, आई फॉरगॉट द नेम, एंड दैट वाज रॉकेट प्रोपल्शन इज वन गुड एग्जांपल. अगर तुम रॉकेट के इनिशियली मास ऑफ द रॉकेट प्लस फ्यूल को अगर मान लो टोटल कुछ मान लो, तो फ्यूल धीरे धीरे बर्न करके चला जाता है. दैट डज नॉट मीन कि मास ओवरऑल बदल रहा है. इट इज जस्ट दैट मास ऑफ द सिस्टम दैट आई हैव टेकन, व्हिच इज द सिस्टम बाउंड्री ऑफ द रॉकेट, उसके मास बदलेंगे. यानी डीएमडीटी माइट चेंज, बट मोस्टली क्या होता है, डीएमडीटी चेंज नहीं होता. बट वी विल बी डूइंग both types of questions, one in which DMDT is there and one in which DMDT is not there. But mostly क्या होता है, ये वाला जो है equal to 0 mostly. Now DMDT can be positive also. Can anybody give me a DMDT positive example? Sand drops at a rate of 5 kg per second. हाँ बेटे, Sand drops on an elevator belt. ये एग्जांपल समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ठीक से बोलो. कि सैंड गिर रही है, मतलब एक एलिवेटर. सैंड वाला वर्ड मुझे समझ में आता. ठीक है, जैसे मान लो एक कन्वेयर बेल्ट है, एक कन्वेयर बेल्ट है और उसपे मान लो सैंड गिर रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, कन्वेयर बेल्ट का जो ओवरऑल मास है वो बढ़ता जा रहा है. So therefore DMDT can be positive also. And in the example of rocket propulsion and all, yeah, maybe let's say there's a leaking vehicle, leaking vessel. In that case, क्या होगा, DMDT negative. So therefore, leaving aside these kinds of examples, mostly DMDT 0 होता है. So therefore, if this becomes 0, then what remains is F is equal to MA. In other words, if I ask this question, is this second law? The first answer is no. Then there will be a qualified answer, and that is, this is a special case of second law. So this is special case when M is equal to constant, which is 99% or 98% of the case that we are going to discuss in our 11th and 12th. कि mass of the system will remain constant. So therefore, in most of our cases or problems, we are going to take this as the basic standpoint of view. ठीक है? चलो ठीक है. Now let's quickly discuss the way of solving questions. First of all, about F. तो हम लोग जो basic steps follow करेंगे of using second law, steps क्या होंगे? Now first of all, we will choose a coordinate system. Means x, y, z और कुछ नहीं. Coordinate system क्या होता है? x, y, z. तो पहले तो हम लोग एक coordinate system choose करेंगे x, y, z. चलो ठीक है. Second, we will draw all the forces acting on a body, the system. Draw all forces. अब कौन से forces draw करेंगे उसके बारे में आज हम लोग discuss करेंगे. So we'll draw all the forces. That's the second job. Third is, now that we've chosen a coordinate system and we've drawn all the forces, then we will draw components. So we'll draw then components along x, y, z coordinate system.
and then write down the basic equations. So there will be three basic equations. One is sigma fx is equal to mx, sigma fy is equal to may, sigma fz is equal to maz, and thereby after solving, so therefore now thereby after solving you will get a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus. So this is the general way of solving it. ठीक है ना? इसके अंदर, however, I would like to know something, and that is तो यानी अभी हमने ये डिसाइड किया कि क्योंकि हम लोग मास चेंजिंग वाला सिचुएशन बहुत कम ही डिस्कस करेंगे, 11th में तो काफी कम, 11th 12th में तो बहुत ही कम डिस्कस करेंगे, मे बी हायर फिजिक्स में थोड़ा और डिस्कस करेंगे. देयरफॉर हम लोग तो f इज इक्वल टू ma यूज करेंगे और वही f इज इक्वल टू ma का एक स्ट्रक्चर बना देंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, एंड दैट इज ये a क्या है. Now you might say, what kind of question is this? A क्या है? है ना? But you know what? This question is fundamental. जैसे मैंने बोला F क्या है ना? F means sum of all the forces resolved along x, y and z. तो x separately, y separately, z separately. चलो F का मामला सॉल्व हो गया. मास तो चलो मास ऑफ द सिस्टम है ना? M तो मास ऑफ द सिस्टम है. तो F इज इक्वल टू ma में से F सॉर्ट आउट हो गया, M सॉर्ट आउट हो गया, अब रह गया A. A क्या है? Acceleration of center of mass. Okay. Let's look at some of the opinions. I mean, Jasleen, can you be on air, beta? Yes, sir. What is A in this case? So change of rate of change of velocity, acceleration of the center of the mass of the body Of the system. of the system. Okay, why are we emphasizing this word center of mass in this case? If I just say acceleration of the body, what's the harm? So Because there are multiple points in the body, so sir, they all might move with different accelerations, so depending on the body's shape. Yes, So sir, it will result in the different motions, and sir, we cannot determine the motion in that case. So sir, we take the center of motion. Okay, that's right. यानी क्या होगा ना, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये निकल के आ रहा है कि दैट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है ना. एक्सेलरेशन मतलब किसी का एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ ओनली वन पॉइंट ऑफ द सिस्टम. यानी न्यूटन्स लॉ के थ्रू हम लोग सिस्टम के हर पार्टिकल को स्टडी नहीं करते हैं. क्या करते हैं? हम लोग उस सिस्टम के सिर्फ सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं. So that's a very important point, and that is A is equal to the acceleration of the center of mass of the system. Now, what is center of mass really? What is center of mass really? That itself becomes a topic of discussion. Now, that we don't want to distract right now. So therefore, we will postpone the discussion for center of mass to some other day, yeah, even to some other chapter also. Right now, we are going to talk about only acceleration. Now, but you might say कि जैसे मान लो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बोलता हूँ, सेंटर ऑफ मास बोलता हूँ, कई बार कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे ये एग्जाम्पल, अभी मार्कर गिर रहा है, तो मार्कर जब गिर रहे हैं, अगर मैं इसको स्लो मोशन में देखता हूँ तो देखो कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ से लेके आता है, all points are going to fall with the same acceleration. So therefore, whether you talk about acceleration of the body, whether you talk about the acceleration of the system or acceleration of any point on the body, doesn't make a difference in this particular case. But you know, this can also fall like this. So therefore, if it is falling like this, then every point has a different acceleration, isn't it? So in that case, which acceleration? As I said, and very correctly said by you all also, and that is, it is supposed to be the acceleration of the system. Okay? Chalo. System is what here? Center of mass. Chalo. Now, as I said, because we are not going to take up these type of cases in this present moment right now, तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पार्टिकल पढ़ने वाले. पार्टिकल का मतलब पार्टिकल जरूरी नहीं है. Even a box can be a particle or treated as a particle. कैसे? Now, we are going to, यानी in this chapter, we are going to take up those cases where each point has same acceleration. Example, for example, let's say there's an inclined plane, there's a box. Now this box, though is not one single particle, obviously, but we are going to consider it as a particle. Why? Because every point on the box is going to move with exactly the same velocity and acceleration instantaneous. Okay, so therefore, this can be considered as a particle. इसलिए कई बार देखना कुछ फॉरेन बुक्स में इस टॉपिक का, इस चैप्टर का नाम पार्टिकल डायनेमिक्स देते हैं. पार्टिकल डायनेमिक्स.
which is studied under the garb of course Newton's laws, I mean, but कई बार चैप्टर का नाम दे देते हैं particle dynamics. ठीक है? Okay, there are some questions. It seems Dhruv has asked कि क्या motion of the marker in the second case is rolling motion. देखो, I will not really subscribe to the word rolling because generally इस context में rolling वाला word use करते नहीं है. I would rather subscribe to a more general word, and that is what linear plus rotational. ठीक है ना? तो ये वाला जो एग्जांपल था, ये वाला जिसमें ये मार्कर ऐसे घूमते 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 नीचे आ रहा है, I would rather say that this motion is an example of linear plus rotational combined motion. ठीक है ना? चलो, so let's move on now. Finally, to the forces. Now, when it comes to different forces, we are going to talk about some of the attributes of forces. So the first force is of course gravity. We also call it as weight. Now, what are the different attributes that we're going to talk about? We're going to talk about, of course, the magnitude, then the direction, then the point of application. Now, why I'm talking about these headings is because ये एक एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए हर फोर्स के बारे में, क्योंकि ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में देखना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. ठीक है, चलो. तो थर्ड इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. फोर्थ इज इट्स नेचर. नेचर में पहली बात तो आता है कि वो पुश है या पुल. बोले बात ये क्या होता है, ये भी मैं जानना चाहूंगा. फिफ्थ इज ऑल्सो अबाउट नेचर. ठीक है ना, बट देन आई थिंक वी कैन अवॉइड दैट. फिफ्थ इज सम डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया. ठीक है ना, सम स्पेशल एट्रीब्यूट है. हर फोर्स का देखना कुछ कुछ कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी रहता है. सो लाइक दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फिफ्थ वन. लेट्स स्टार्ट विद ग्रेविटी. ग्रेविटी वेट का फॉर्मूला क्या है? mg. डायरेक्शन को कैसे बताओगे? गरिमा, कैन यू बी ऑन एयर बेटे? गरिमा कालरा. गरिमा कालरा. Okay, let me catch up randomly. Some people will be caught unawares. This is what I find. Okay, Raghav Grover, can you be on here, bete? Raghav Grover. Yes, sir. Okay, can you tell me about the direction? How do you talk about direction of gravity force? Sir, we can take downward positive. Well, I'm not asking positive or negative. I'm just asking, how do you say about it? Describe the direction of gravity force. Sir, downwards. Okay. अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि किसी एक जगह पे ग्रेविटी फोर्स ऐसे है, तो will you agree? Sir, we can take it minus of mg upwards. No. मेरे डायग्राम देखो. मैं कह रहा हूं कि किसी एक बॉडी पे ग्रेविटी फोर्स ऐसे लग रहा है, तो will you agree? No, sir. Won't agree. Sure. अच्छा चलो ठीक है. ये देखो, ये अगर अर्थ है और अगर यहाँ पे एक मास है, इस पे ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा? इस मास पे ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा? mg. towards the center of earth. इधर ही तो लगेगा ना, है नहीं? तो therefore gravity force we loosely say downwards. ठीक है, मैं ऐसे तो नहीं कि मैं उस आंसर को नकार रहा हूँ, but I think a better way to say would be what? Towards the center of the earth. ठीक है ना? So therefore towards the center of the earth. So towards center of earth. So sometimes said loosely as downwards. चलो ठीक है. So therefore in diagrams mostly we draw gravity force like this. This is how we draw. है ना? Okay. Next is point of application. Yes, Raghav, point of application क्या रहेगा? Aviral has also said कि हम लोग अगर साउथ पोल में खड़े होंगे तो फिर ये होगा. बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ.
राघव, you can continue. अभी राघव, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मींस कि ये फोर्स कहां पे अप्लाई होता है? सर सेंटर ऑफ मास। ग्रेविटी। ओके, सेंटर। देखो इसका करेक्ट आंसर यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना? उत्कर्ष, यू आर सेइंग दिस आंसर, आई मीन, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग होता है क्या? अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जो अगर वेरी करे, मतलब जी वेरी करे तो हाँ, वरना ठीक सेम रहता है। ओके, दैट्स द राइट आंसर, एंड दैट इज, अगर मान लो किसी जगह पे एक सिस्टम रखा है, देखो मैं बॉडी वर्ड यूज करना अवॉइड कर रहा हूं, देखा होगा। अगर एक सिस्टम है और उस पूरे सिस्टम में ग्रेविटी का जो वैल्यू है, देयर इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का वैल्यू है, वो अगर यूनिफॉर्म है, इन दैट केस तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई अंतर है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है, यानी अगर ग्रेविटी फोर्स का अगर पैटर्न नॉन यूनिफॉर्म है, इन दैट केस सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी माइट बी डिफरेंट, ठीक है? सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में क्या है, एक्चुअल आंसर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट यस, फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर व्हाट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और सम सच थिंग, आई मीन, तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसिडेंट होगा। तो यानी मैं इतना लिखूंगा इस दैट, इसी के साथ जुड़ा हुआ, एंड दैट इज यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन अगर हो, इन दैट केस क्या होगा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसिडेंट होगा। बट ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये अर्थ है सपोज, देखो आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है ना? आई एम गिविंग एन एग्जांपल, मान लो ये अर्थ है और मैंने एक रॉड रखा है ऐसे करके, देख रहे हो, ये रॉड बहुत बड़ा है, ये रॉड बहुत बड़ा है, मान लो इसका लेंथ, इसका डायमीटर ऑफ द अर्थ के बराबर है, you can take even more longer also. Now I'm marking out 2 points, one is A and one is B, ठीक है? या एक काम करो, this is the center, this is the midpoint, this is towards the left of midpoint and this towards the right of midpoint, so A, B, C, ठीक है? So I marked out 3 points in the rod. Okay, let me go to somebody. Karthik Jindal, can you be on air? Karthik Jindal. Yes, Karthik. I'm now noting some of the names which are fishy. चलो देखते हैं। कार्तिकेय जैन, can you be on air? कार्तिकेय जैन. I am deliberately taking some of the names who are. हाँ बेटे. Yeah, Karthikeya, I have a question for you, and that is, there are 3 points here, A, B, and C on the rod. B is the midpoint. A is a point slightly on this side, and C is a point slightly on the other side of the center. Can you identify which one of them is the center of mass out of the 3, and which one is the center of gravity out of the 3? Yes, Karthikeya. Sir, no. Center of mass should be B, but we can't say center of gravity, I think, because we don't know Center the of gravity should be distribution A. of gravitational force. Okay, देखो, ठीक है. चलो, if it is a uniform rod, then this will be the center of mass. And चलो, A I is think, center of gravity. और A हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यू आर राइट उत्कर्ष. अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या है? दिस विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी. रीजन इज दैट, देखो, ग्रेविटी फोर्स इज मोर पावरफुल नियर द सरफेस देन ऑन द अदर एंड ऑफ द रॉड. तो देयरफॉर मास का तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास तो एकदम बीचों बीच आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, what will happen is that these portions of the rod are going to be attracted more because of the nearness to the earth, and these points, or this side of the rod, I mean,
are going to be attracted less because they are slightly far away from the earth. So therefore, the gravity force is more towards the nearer end and less towards the further end. And therefore, gravity's center of gravity will be this point and center of mass will be the midpoint. I'm assuming that the rod is uniform. However, as I said, I'm assuming that the rod is uniform. So these are small things. Okay, to culminate the discussion, तो ये आ गया, यानी center of mass और center of gravity में क्या अंतर है, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, है ना? चलो, अब हम देखते हैं नेचर, पुश या पुल, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, पुश होता है या पुल होता है? विश्वास, वैसे तो कुछ आंसर्स इसमें से भी आ रहे हैं. Aviral has also given an answer and that is g value distance के पर डिपेंड करता है. Therefore मान लो कि ये मून की ग्रेविटेशनल फील्ड में भी आ गया तब. हाँ ठीक है, but then actually you know what, on the earth अगर देखोगे, अभी देखो मैंने surface of the earth पे लिया. So like on the surface of the earth you will see that it is the earth's force which is dominating heavily vis-a-vis the moon's field. I mean, so therefore we can take it as simply the earth's field only. सर Okay. मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाए. फिर से बताओगे बेटा? सर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाए नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू. You want to say सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाँ आगे जाएगा थोड़ा. नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो क्या होता है ना, जिस तरफ ज्यादा फोर्सेस एक्ट करेंगे, मान लो यूनिफॉर्म रॉड है, तो जहां पे ज्यादा फोर्सेस एक्ट करेंगे तो वहीं पे सेंटर मास उस तरफ शिफ्ट होगा ना. इवन इस रॉड में भी देखो, सपोज अगर ये रॉड इस तरफ जो है ना लोहे का है और मान लो इस तरफ वुड का है, तो सेंटर मास भी तो लोहे वाले की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. क्यों? इस तरफ भारी हो गया. तो जैसे अगर मास एक तरफ भारी होता है तो सेंटर मास शिफ्ट होता है, ऐसे ही अगर फोर्स एक तरफ, ग्रेविटी फोर्स अगर एक तरफ ज्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट हो. तो इन दिस केस A will be the center of gravity somewhere. I don't know which place. वो तो हम लोग जब center of gravity वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे. But the point is that it will definitely shift a little, or rather it will be present a little towards the left side. Why? Because it is having more force towards the left side. That's the point. So anyway, I've got the answer to this question, and that is nature में क्या है ना, it's a pull. But you know what? Sometimes easy questions are very tough to answer. I will ask somebody a very specific question. Let's see who all are awake first of all, because I'm seeing quite a few are. Navansh, can I have you on air, bete? Navansh. Yes sir. Okay, Navansh ये बताओ कि ये होता क्या, ये पुश और पुल क्या होता है? Sir. Sometimes easier questions are the more difficult one to answer. Yeah, obvious questions are the most difficult to answer. Please carry on. हाँ बोलो. ये होता क्या है, पुल और पुश, ये क्या होता है? पता नहीं सर, डिफाइन कैसे करें? देखो प्रॉब्लम क्या है ना, तुमको पता है पर यहाँ पे मालूम है, कई बार वो एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ जाता है. चलो ठीक है, अपनी तरफ अपनी से दूर भगाना. Can I have Saksham Pal? Saksham? Saksham Pal? Okay, Ishita has also given an answer. I will just read that out in a short while. Vishwas has also given an answer. Neither push nor pull according to general relativity, but according to Newton, it's pull. ठीक है. We are not going to that high level, isn't it? Chalo. Can I have Arinjay? Arinjay single. 3 नाम तो मैंने नोट कर लिया already. Who are very, very active in the class. Yes, Arinjay single. Can you distinguish between the two? What is push really and what is pull? Yes, Arinjay. Avade? Yes, can I get a specific answer? Sir, the process of applying force on a body to attract it towards the person who is applying the force. Okay, yani attracting towards itself is a pull and otherwise it's a push. This is what you're saying, na? Let me take an example. Ek second. Let me give an example, and that is, let's say this is a box. ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से example देखना.
let's say this is a box. Now the answer that I'm getting is that अगर towards itself अगर force हो रहा है तो pull होगा, और अगर away होता है तो push होगा. Now see, this is a very challengeable answer. I will tell you why. ये देखो ये box है, और इस box को मैं towards myself धक्का मार रहा हूँ. देखो मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? ये देखो ये बॉक्स है, और इस बॉक्स को मैं ऐसे करके मेरे तरफ बुला रहा हूँ. ये देखो ये मेरे तरफ आ गया. तो मैंने क्या किया, मैंने बॉक्स को पुश किया या पुल किया? पुश किया, पर आया तो मेरे पास है. ये देखो ये तो मेरे तरफ आ रहा है, यानी तो अट्रैक्ट हो रहा है मेरे तरफ. तो फिर ये पुल तो नहीं हुआ ना. Therefore push and pull has to be defined slightly differently. It cannot be कि अगर एक पास लेके आ रहा है तो पुल हो गया, और अगर दूर जा रहा है तो पुश हो गया. ये भी जरूरी नहीं है ना. इनफैक्ट दूर वाला भी चैलेंज कर सकता हूं मैं और एग्जांपल बताता हूँ. देखो दूर वाला भी कैसे पुल हो सकता है, उसका भी एग्जांपल देता हूँ. दूर वाला भी पुल. ये देखो ये मेरे पास मोबाइल है, और इस मोबाइल पे एक धागा लगा हुआ है, ठीक है ना. अब देखो ये मोबाइल रखा मैंने, और थोड़ा एग्जांपल देखो, इस धागे से देखो मैं इसको वो कर रहा हूँ. ये मोबाइल देखो मेरे से दूर जा रहा है, देख रहे हो ना. अब देखो ये मोबाइल मेरे से दूर जा रहा है. अब बताओ मैं पुश कर रहा हूँ पुल कर रहा हूँ? यानी दूर जा रहा है, लेकिन मैं तो पुल कर रहा हूँ. तो therefore pull and push cannot be exactly defined in the sense of coming near and coming far. So that may be a little risky. यहाँ पे देखो examples contradictory आ रहे हैं, है ना. चलो ठीक है. I think now स्ट्रिंग लगा दे, अगर स्लैकन हो जाए तो पुश है, अगर टाइट रहे तो पुल है. अगर जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे स्ट्रिंग लगा दे तो फोर्स के बीच. चलो ठीक है, नॉट बैड. ये तो स्ट्रिंग वाले एग्जांपल के लिए हो गया ना. बट ये स्ट्रिंग के लिए ना सर. हाँ बेटे, सर ये तो स्ट्रिंग के लिए है सर. ये सब अप्लाई थोड़ा ना होगी ये वाली कहीं डेफिनेशन. पर तो वहाँ पे स्ट्रिंग के जरिए फोर्स लगा रहे हो, मतलब एक से फोर्स मान ले कि स्ट्रिंग की जगह लग रहा है, स्ट्रिंग के थ्रू. हाँ, मतलब string is an example, of course. I'm not denying that example, but probably can be generalized. You know, Vansh has also given towards itself pull. ना वो तो गड़बड़ हो गया उसमें. Shashwat says push is a force which is applied toward the center of mass of the body. Well, it's a little controversial. Push is a force which is applied away from the center of mass of the body. Okay, force applied in direction of motion. Push. चलो ठीक है. अब सुनो, इसका जो example है वो थोड़ा सा weak था, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको generalize कर रहा हूँ. ये जो towards और away बोल रहे हो ना, ये सही होगा. पता है कब सही होगा? अगर फोर्स एट ए डिस्टेंस यानी एक्शन एट ए डिस्टेंस होता है. तो देयरफॉर एक्शन एट ए डिस्टेंस के लिए क्या होता है? एक्शन एट डिस्टेंस में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, है ना. एक्शन एट ए डिस्टेंस, इसमें क्या होता है? इसमें अगर बॉडीज कम क्लोजर तो पुल, और मूव अवे यानी हो गया पुश. और either they come to closer or tend to come to closer, है ना. तो come closer और tend to come closer, ये हो गया pull. और bodies you know move away or tend to move away, ये हो गया पुश. चलो ठीक है, यानी एक्शन एट ए डिस्टेंस के लिए तो समझ में आ गया कि जो दूर से एक्ट करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सारे दूर से एक्ट करते हैं. तो इसमें तो यही होगा, कोई दिक्कत नहीं कि अगर मान लो यू नो बॉडी इज मूविंग अवे या टेंडिंग टू मूव अवे, तो यानी क्या होगा? पुश हो गया. और अगर मान लो टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स, तो हो जाएगा पुल. ओके, एग्रीड, नॉट डिनाइंग. लेकिन अगर मान लो कॉन्टैक्ट फोर्स है, वहां थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा. कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स में ये अवे और टुवर्ड्स वाला डेफिनेशन नहीं चलेगा. कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा ना, एट द पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर मान लो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो अगर कम होता है, मतलब ड्यू टू द फोर्स, आई मीन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो यानी दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पुश. और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से बढ़ता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पुल. यानी
कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा, हमें एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा। कैसे? जो दो बॉडीज इन कांटेक्ट है, ये देखो, तो मान लो इसके एटम्स है और इसके भी एटम्स है, तो उनके बीच में कुछ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा ना, whichever was existing before the force was applied। मैं कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं। अब अगर मान लो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्विलिब्रियम, यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच के जो डिस्टेंस है, वो जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है, अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पुल, और अगर आर लेस देन आर इक्विलिब्रियम होता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पुश। ये अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द बॉडी बड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर है, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने मैंने एग्जांपल लिया, ये देखो अवे जा रहा है, ये भी पुश है, और टुवर्ड्स आ रहा है, ये भी पुश है। अवे जा रहा है, ये भी पुश, टुवर्ड्स आ रहा है, ये भी पुश। क्यों पुश? क्योंकि दोनों केस में एक चीज कॉमन था कि जहां पे मैंने फोर्स लगाया था, ये कांटेक्ट सरफेस, वहां के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो देखा होगा, रिड्यूस किया होगा। उनके बीच का जो सेपरेशन है वो रिड्यूस किया होगा, यानी क्या हो रहा है ना, दोनों के बीच में पुश एग्जिस्ट करता है। दैट इज द वे टू डिफाइन। ठीक है सर? हाँ बेटे। सर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास में मतलब एरर क्या है उसमें? एक्चुअली देखो, सेंटर ऑफ मास एक ज्योमेट्रिकल चीज है। अब पता नहीं फोर्स कौन से जगह पे लग रहा है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो, सपोज मैंने एक बॉडी लिया ऐसे, ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? लेट से यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से एग्जांपल सुनना, ये अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि वो जो तुमने टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास और अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हो ना, मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो मैंने एक बॉडी लिया, अब बताओ मैंने फोर्स इधर लगाया, अब बताओ कि ये फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास? सर अभी तो बता ही नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं सेंटर ऑफ मास के तरफ में वैसे। नहीं, बट फोर्स का डायरेक्शन तो पता चल रहा है ना। ये देखो, ये फोर्स लगाया मैंने, अब बताओ इज द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास या अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास? सर टुवर्ड्स। ठीक है, तो और ये पुश है या पुल है? सर पुश। पुश है। और अगर मैं फोर्स यहां लगाता हूं तो ये टुवर्ड्स द सेंटर मास है, अवे फ्रॉम द सेंटर मास? सर राइट वाले रीजन से देखे तो फिर टुवर्ड्स है, और लेफ्ट रीजन नहीं, अवे फ्रॉम सेंटर मास और टुवर्ड्स द सेंटर मास, तो सेंटर मास से देखोगे ना। अगर मैं सेंटर मास पे बैठा हूं तो ये जो फोर्स है ये अवे फ्रॉम द सेंटर मास है, टुवर्ड्स द सेंटर मास? सर अवे है। और ये भी क्या है, पुश है पुल है? सर ये पुश होगा वैसे तो। ये भी पुश है, ये देखो ना, ऐसे करके तो पुश ही होगा। यानी एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मास है, वो भी पुश है, और ये फोर्स देखो अवे फ्रॉम द सेंटर मास है, वो भी पुश है। यस सर। है ना? तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास, कांटेक्ट फोर्स में सेंटर ऑफ मास इज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल वर्ड टू यूज बिकॉज़ दैट विल लीड टू मल्टीपल कंफ्यूजन। इसलिए मैंने क्या बोला, कांटेक्ट फोर्स में तुमको सिर्फ कांटेक्ट एरिया के मॉलिक्यूल्स को देखना है बस। अगर मान लो मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम के बीच में जो भी सेपरेशन होता है, इक्विलिब्रियम, वो अगर रिड्यूस हो रहा है, यानी उनके बीच में पुश एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कंप्रेसिव। एक्चुअली पुश इज नॉट, पुश इज अ कोलोक्वियल वर्ड। एक्चुअल जो वर्ड है टेक्निकली वो तो है कंप्रेशन। तो देयरफॉर ये हो गया this is tensile और this is compression। ये तो हम लोग जो है ना पुश और पुल वर्ड यूज करते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो क्या, इट इज एक्चुअली अ कंप्रेशन एंड अ टेंसाइल फोर्स। एज ए लेमैन हम लोग पुश पुल से काम चलाते हैं, बट फिजिक्स का जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो है टेंसाइल फोर्स और एक है कंप्रेसिव फोर्स। तो पुश और पुल कांटेक्ट के केस में टेंसाइल और कंप्रेसिव हो। ओके, लेट मी एंड द डिस्कशन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दैट इज, सर। हां बेटे। सर ये आर इक्विलिब्रियम एक्चुअली है क्या? देखो, जब भी तुम एक बॉडी को ऐसे ही छोड़ दो तो इन दैट केस उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में एक गैप होता है, तो वो हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जैसे उस बॉडी को दबाओगे तो क्या होता है ना, एटम्स के बीच में गैप कम हो जाएगा, so it will become what, less than equilibrium distance, यानी पुश हो रहा है, यानी कंप्रेशन हो रहा है। देखो, एटम का जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जो भी ये बॉडी है उसमें एटम्स मौजूद है ना अपने 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 ओरिएंटेशन में, तो उनके बीच के जो गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। पर उस गैप को थोड़ा कम ज्यादा किया जा सकता है। सर मतलब ये विजिबल नहीं होता ना? क्या नहीं होता है सर? विजिबल नहीं हो सकता ना ये? देखो, एटम्स तो विजिबल है नहीं, जिस दिन एटम भी विजिबल हो जाएंगे नॉर्मली या आसान तरीके से, तो उस दिन एटम भी विजिबल होगा और तुम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकाल भी सकते हो। बट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकाला जाता है, ऐसे बात नहीं, उसके लिए तरीका होता है। एक इक्वेशन है ब्रैग्स इक्वेशन करके, हो सकता है 12th में तुम लोग पढ़ोगे,
तो देखना उससे इक्वेशन, उससे एटम के लेयर्स के बीच में और वो सब के गैप वैप वो सब निकल जाता है। तो देयर आर मेथड्स, आई मीन, दो वी आर ऑफ कोर्स नॉट वांटेड टू गो इनटू दैट, आई मीन, बट द पॉइंट इज दैट जो भी गैप होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, वो होता है नॉर्मली जैसे एटम्स पड़े हुए हैं आराम से, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वो जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे ही कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, एटम्स ऐसे हो जाएंगे, यानी कि दे विल कम क्लोजर, सो द डिस्टेंस विल बी लेस देन द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। कब होगा ये दिस वन, कब होगा, जब पुश करोगे, ये कहने का मतलब। अब ठीक है, ओके सर। ओके, अभी मैं ना इस डिस्कशन को कल्मिनेट करूंगा विद अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक सिचुएशन इमेजिन करो, सपोज तुम एक कमरे में हो, जैसे हम लोगों के घर में जो दरवाजे होते हैं, हम लोगों के घर में एक चीज देखा होगा जो खास करके फ्रंट डोर होता है, उसमें देखा होगा कि डोर्स आर जनरली मेड, जो अंदर वाला मतलब कुछ बाहर होते हैं वाला बात, डोर्स आर मेड टू ओपन अप इनसाइड द रूम। थोड़ा सिचुएशन अच्छे से समझो, एक कमरे में एक दरवाजा है और वो अंदर की तरफ खुलता है, ध्यान से सुनना, अंदर की तरफ खुलता है, और तुम भी अंदर खड़े हो, अंदर बैठे हो, अंदर खड़े हो, जो भी है, और दरवाजा बंद है। अब दरवाजे को तुमको खोलना है, तो शुड आई पुल द डोर और शुड आई पुश द डोर? सिचुएशन दोबारा सुनो, दरवाजा अंदर खुलता है और मैं भी अंदर हूं। अब बताओ उस दरवाजे को खोलने के लिए शुड आई पुल द डोर और शुड आई पुश द डोर? क्या आंसर है? ओके, इमीडिएटली कुछ आंसर आने लगे हैं। अविरल से पुल, भूमिका से पुल, यश से पुल। डोर अंदर की तरफ खुलता है और मैं अंदर बैठा हूं या अंदर खड़ा हूं, इन दैट केस मुझे उस दरवाजे को खोलने के लिए पुल करना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा? ध्रुव शांडिला से पुल, शिवराज से पुल, उत्कर्ष से पुश। और कोई आंसर? थोड़े आंसर और कर लो, बाकी भी पुश। Okay, she's also said push. I mean, Ashita says pull. Okay, let's take the opinion of both. Shivraj Chaudhary, can you be here, bete? Shivraj, जल्दी। सर पुल क्यों बोल रहे हो? तो क्योंकि जो हम अंदर हैं और दो अंदर की तरफ खुल रहा है, मतलब हमारी तरफ से हमें उसे पीछे खींचना पड़ेगा ताकि वो खुले। बाहर धक्का देंगे तो फिर तो बाहर की तरफ जाएगा ना, मतलब प्रैक्टिकली सोचिए तो उस हिसाब से हमें अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फोर्स लगानी। लो, अभी तो ये डिस्कशन हुआ कि सेंटर ऑफ मास देख के जज मत करो, और तुमने इसके पहले सेंटर ऑफ मास नहीं बोला था, इसके पहले थोड़ा अलग आर्गुमेंट यूज कर रहे थे कि दरवाजे को मैं अपने तरफ बुला रहा हूँ, इसी तरीके का कुछ लैंग्वेज यूज किया था। ये भी पॉइंट मैंने मना किया था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये एक्शन एट ए डिस्टेंस नहीं हो रहा है। एक्शन एट डिस्टेंस में चलो चलेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, ये नहीं देखना होता है कि बॉडी मेरे तरफ आ रहा है या मेरे से दूर जा रहा है, वो दोनों ही मिसलीडिंग हो जाएगा। मैंने तभी तो एग्जांपल करके दिया। और सेंटर ऑफ मास भी मिसलीडिंग है, ये देखो, ये दोनों फोर्स पुश है, ये दोनों फोर्स पुश है, लेकिन ये टुवर्ड सेंटर ऑफ मास है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास है। इसलिए दोनों आर्गुमेंट बेटे तुमने जो यूज किया शिवराज, उसमें गड़बड़ हो सकता है। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि गड़बड़ है, बट हो सकता है। ओके, शीर्ष हैज नाउ चेंज द आंसर टू, और नहीं सॉरी, शीर्ष ने तो चेंज नहीं किया, जस्ट बताया। उत्कर्ष ने भी बताया पुश और शीर्ष ने भी बताया पुश। चलो ठीक है, अशिता कैन आई हैव यू हियर बेटे? अशिता, अशिता, yes Ashita, yes, why do you say pull bete? Sir, because the equilibrium distance will increase. How do you know that? Sir, because we will pull the door towards us. नहीं, वो तो तुमने ऑलरेडी आंसर मान लिया कि पुल कर रहे हैं है ना, उसको थोड़ा जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। ओके चलो, एनीवे, उत्कर्ष कैन यू जस्टिफाई और पुश? सर हम हैंडल को पकड़ रहे हैं, हैंडल को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो हमारी जो उंगलियां वो हैंडल के सरफेस पे अंडर, मतलब वैसे देखने पे पता चल रहा है कि वो ऐसा पुश वाला फोर्स है। बिल्कुल सही आर्गुमेंट है। थोड़ा सोचो, देखो ये अगर हैंडल है, जरा सोचो, ये अगर दरवाजा है, मान लो दिस इज द डोर, और ये मान लो हैंडल है, इस तरीके से हैंडल। अब हैंडल को मैं कैसे पकड़ता हूँ? ऐसे पकड़ता हूँ, ऐसे थोड़ा अंदर से जाके पकड़ रहा हूँ, और उस हैंडल को पकड़ के, देखो ये अगर हैंडल है मान लो, और ये दरवाजा है, ये हैंडल है, तो हैंडल को मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। चलो इधर से दिखाता हूँ, ऐसे, तो हैंडल को ऐसे पकड़ूंगा तब ना ये दरवाजा खुलेगा। मान लो ये दरवाजा है और ये हैंडल है, अभी दरवाजा खोल रहा हूँ, ये देखो हैंडल पकड़, ये देखो इसके एक्शन देखो, सी जस्ट लुक एट द एक्शन।
am I not pushing the handle? तो therefore देखो, जिस चीज को इतना ऑब्वियस मान रहे थे कि पुल है, ऑब्वियस नहीं है. इनफैक्ट यू नो व्हाट, our hands do not have the capability to pull. हम लोगों का हाथ ऐसे बना हुआ है ना, ये पुश ही कर सकता है, पुल कर ही नहीं सकता है. हाँ, पुल एक तरीके से कर सकता है, पता है क्या, मैं बताता हूँ. दरवाजा है, हाथ में एडिसिव लगा लो और दरवाजे पे जाके चिपका दो, हो गया. थोड़ी देर रखो सो दैट एडिसिव चिपक जाए, और अब इस हाथ को ऐसे करके दरवाजे को खोलो. अब जाके दरवाजा पुल से खुलेगा, क्योंकि अब जो है तुम हाथ को ऐसे करोगे तो देखना वो जो बीच का जो एडेसिव है ना, उस पर ऐसे खिंचाव होगा, यानी मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू बी लिटिल अवे, यानी ग्रेटर देन ये. अदरवाइज अगर देखोगे तो ये रहा हैंडल, ये रहा दरवाजा, और मैं दरवाजे को ऐसे करके हैंडल को पकड़ के खींचूंगा ना, ये देखो ऐसे दरवाजा खुल रहा. तो देयरफॉर आई एम एक्चुअली व्हाट, पुशिंग द हैंडल. सर पर जो हैंडल उस पॉइंट पे जाके एनालाइज करोगे, ये भी पुश है. हाँ, कुछ बोल रहे हैं. जो उस पॉइंट पे जो हैंडल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो डोर पे लगे होंगे सर, वो तो मतलब उनमें तो डिस्टेंस बढ़ेगा. राइट, मैं समझ गया तुम्हारा आंसर. हैंडल जहां पे डोर से अटैच्ड है वहां पे पुल होगा. आई एग्री, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूं. तभी मैंने क्या बोला था कि मुझे अगर दरवाजा खोलना है तो मुझे दरवाजे पे पुश करना पड़ेगा या मुझे पुल करना पड़ेगा. तो मैं अपने कंटेक्स्ट में बताया था. व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी करेक्ट, कि हैंडल जहां पे दरवाजे के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो अटैच होगा ना, स्क्रू और पेच वेच जो भी है, मतलब व्हाटएवर अटैच किया होगा, वहां पे पुल हो रहा है. एंड आई एम फुली इन एग्रीमेंट, क्योंकि हैंडल आगे जाना चाहता है, वो दरवाजे को खींच के ले आ रहा है. तो देयरफॉर हैंडल और दरवाजे के बीच में जो पेच लगा हुआ है, जो भी यू नो व्हाटएवर स्क्रू एटसेट्रा इज देयर, दैट इज अंडर पुल. एग्रीड, 100% एग्रीड. लेकिन मैं जो फोर्स लगा रहा हूं हैंडल पे टू ओपन द डोर, दैट्स ए पुश, दैट्स नॉट ए पुल. समझो ना. However, there are other queries also. For example, अगर मैं ऐसे हैंडल को पुल कर रहा हूं तो मेरी सॉरी मैं खुद ही पुल बोला. मैं जब हैंडल को पुश करके ऐसे दरवाजे को खींच रहा हूं तो मेरे इस जॉइंट पे पुल फोर्स हो रहा है. सो देयरफॉर पुश एंड पुल इतना इजी नहीं है. इसी सिस्टम में कई जगह पुश हो रहा है, कई जगह पुल हो रहा है. लेकिन जहां पे हैंडल पे मैं फोर्स लगा रहा हूं वो पुश है. लेकिन वो पुश के चक्कर में मेरे इस जॉइंट पे पुलिंग हो रहा है, इस जॉइंट, क्योंकि मैं अपने बॉडी को आगे ले जा रहा हूं, हैंडल भी उधर है. तो देयरफॉर इस जॉइंट पे जो है ना सेपरेशन बढ़ने का टेंडेंसी. दैट इज द आइडिया ऑफ पुल इन दिस केस. एनीवे, सो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट एट अ माइक्रो लेवल डिस्कशन इज नॉट अ इजी थिंग टू डू. आई मीन कि हाथ की टेंशन लग रही है, जो आर्म है उसकी टेंशन लग रही है. कहां पे सर? जो मतलब डोर है उस पे हैंड की टेंशन नहीं लगेगी, पूरा आर्म की? नहीं, जहां पे मैं डोर को पकड़ रहा हूं, यानी डोर मतलब हैंडल को, वहां तो लग रहा है पुश. लेकिन मेरे रिस्ट में जो है वो है पुल, मेरे एल्बो में पुल. लेकिन जहां पे मैं हैंडल को पकड़ रहा हूं, ये वहां पे पुश हो रहा है. तो देखो इस सिस्टम में अलग अलग जगह पे पुश और पुल एग्जिबिट हो रहा है. और हैंडल जिस चीज के साथ, डोर के साथ अटैच्ड है, पेच वेच जो भी है ना, स्क्रू पेच वेच जो भी है, वहां पे टेंसाइल है, यानी टेंशन. अब थोड़ा सा पूरी चीज को ना अच्छे से रिजॉल्व करो. राइट फ्रॉम माय शोल्डर पुल, रिस्ट में पुल, यहाँ पे पुश, और वो हैंडल डोर के साथ जहां पे अटैच्ड है वहां पे पुल. तो इस पूरे लाइन पे अगर देखोगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के फोर्स लगते हैं. ठीक है, दिस मे नॉट बी वेरी रेलिवेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस एज सच, बट देन देखो क्या ना, कंसेप्ट अपने दिमाग में पूरे क्लियर होना चाहिए. सर मतलब किसी भी चीज को पकड़ के अगर हम खींचेंगे तो फिर वो तो पुश ही होगा ना एक तरीके से. देखो मैंने अभी क्या बताया कि अगर तुम खींच रहे हो तो यहाँ पे तो पुल प्रोड्यूस हो. इस जॉइंट ये भी मसल्स है ना, ये हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है, ये बोन अलग है, ये बोन अलग है. इनके बीच का जो जॉइंट है उसमें पुल हो रहा है. लेकिन जहां पे मैंने हैंडल को पकड़ा है वहां पुश हो रहा है. सो डोंट गिव अ वेरी स्वीपिंग आंसर कि दरवाजा खोलने के लिए ये होगा. नहीं, दरवाजा को खोलने के लिए कई सारे फोर्सेस अलग अलग जगह पे लग रहे हैं. उसमें से पुश भी है और उसमें से पुल भी है. तो पुश कहां पे ना, हैंडल जहां पे कांटेक्ट में, और बाकी जगह देखो पुल हो रहा है. रिस्ट पे पुल, ऐसे देखो रिस्ट पे पुलिंग हो रहा है, यहाँ पे भी पुलिंग हो रहा है, शोल्डर पे भी पुलिंग हो रहा है. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो रहा है ना ये चीज. सर हाँ, अगर एक ब्लॉक है और उसको हमने उसके ऑपोजिट किसको एक ब्लॉक हाँ, एक ब्लॉक हाँ.
उसको हमने ना उसके दो फेसेस से जो अपोजिट है उसको उससे वहां से पकड़ के हमने खींच रहे हैं ना। एक थोड़ा सा सिचुएशन एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो। ब्लॉक कहाँ पे है? क्या दो ब्लॉक्स है? एक ब्लॉक है, उसके हमने दो अपोजिट फेसेस पे पकड़ा उंगलियों से और खींच रहे हैं हम। नहीं कैसे पकड़े? मतलब हैंडल वैंडल कुछ है? मतलब कुछ हुक टाइप का नहीं, है? हाथ से नहीं हाथ से तो ऐसे पुल नहीं उंगलियों कर। से। अगर मान लो ऐसे बॉक्स है तो अगर पुल करना चाहते हो तो कुछ पकड़ना पड़ेगा, नहीं कुछ हैंडल होगा यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे करो, या दोनों तरफ से दबा रहे हो? नहीं मतलब उंगलियों से खींचे तो वो भी पुश है। हाँ वो भी पुश है। देखो पुश, देखो थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझो। जहां पे मैंने कांटेक्ट किया है वो पुश होगा। ये देखो मैं देखो ये जो हैंडल इसको कैसे पकड़ूंगा? ऐसे, फिर मैं तो जहाँ ऐसे पे करूंगा प्रेस ना, करेंगे ना तो मतलब उस कांटेक्ट के जगह पुश होगा, लेकिन यहाँ पे पुल होगा, क्योंकि यहाँ पे आई एम श्योर कुछ ना कुछ पेच वेच से लगाया होगा इसको, तो यहाँ पे हो गया पुल, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा पुश, क्योंकि यहाँ पे मैं फिंगर से ऐसे करके कुछ जो भी फिंगर विंगर से ऐसे लगा के फिर मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसे करके, तो ये पुश होगा, पर यहाँ पे पुल होगा। और अगर उधर से भी ऐसे ही कर रहे हो, मतलब व्हाटएवर ऐसे कुछ करके है ना, हाथ वाथ लगा के जो भी है, तो यहाँ पे भी पुश होगा, यहाँ पे पुल होगा। और अगर मान लो ऐसे करके कुछ कर रहे हो इस तरीके से, इन दैट केस इस पे हर सेक्शन पे पुल हो रहा है, यहाँ पे हर सेक्शन में पुल हो रहा है, यहाँ पे पुश, यहाँ पे पुल, इसके हर सेक्शन में पुल, यहाँ पे भी पुल, और यहाँ पे लास्ट में फिर पुश। ये हो गया नेचर ऑफ फोर्स ऑन द एंटायर बॉडी एट डिफरेंट लोकेशंस। सर मतलब जहाँ पे भी प्रेसिंग होगी एक सरफेस पे दूसरे की, तो वो तो पुश ही हो गया ना। बस अब ये वाला चीज मैं ना नहीं करूंगा, ये वाला ठीक। अगर कहीं प्रेसिंग हो रहा है तो वो पुश है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट प्रेसिंग इज अ स्लाइटली कोलोक्वियल काइंड ऑफ अ टर्म। जनरली फिजिक्स में ये वर्ड यूज कम ही करते हैं, प्रेसिंग एंड ऑल कम यूज करते हैं, इसलिए मैं उस वर्ड को अभी तक यूज नहीं किया। और अगर तुम इसको विजुलाइज करने के लिए प्रेसिंग वर्ड से कर रहे हो, इट्स ओके। मैं विजुलाइज किया था इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स, यानी एक टेक्निकल वर्ड से कंप्रेशन, और कुछ नहीं, कोई ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? वेल शाश्वत इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। यू नो व्हाट, देखो कभी मॉल में चले जाओ तो देखना जो दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है ना, उस पे देखना वो ग्लास के डोर होता है तो लिखा रहता है पुश, ठीक है। और जो दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है उसमें लिखा रहता है पुल। तो एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शन गलत है। टेक्निकली स्पीकिंग जो अंदर की तरफ खुलता है हम लिखते हैं पुल दरवाजे पे, टेक्निकली स्पीकिंग दैट्स ए रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। पर ठीक है, कोलोक्वियल में तो बहुत कुछ चलता है है ना। ऐसे तो अगर कोई दीवार को पुश कर रहा है तो पसीने पसीने हो रहा है, दीवार को पुश कर रहा है, तो पड़ोसी बगल में से निकल रहा है, बोले बाप रे कितना मेहनत कर रहा है, यही बोलते हैं ना। पर अगर साइंटिस्ट को बुलाओगे तो क्या बोलेगा? वो तो बोलेगा जीरो, यू डिस्प्लेसमेंट तो किया नहीं दीवार का। तो देखो कोलोक्वियल लैंग्वेज और टेक्निकल लैंग्वेज के साथ कई बार मेल नहीं खाता, ठीक है ना। सो लेट मी नॉट टॉक अबाउट दैट। इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, हम लोगों की गाड़ियों में जो मिरर पे इंस्ट्रक्शन रहता है वो भी गलत रहता है। मिरर पे क्या इंस्ट्रक्शन रहता है? दैट ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन व्हाट यू सी। मिरर पे इंस्ट्रक्शन रहता है ना कि द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन व्हाट यू सी। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर दूर होता है तो जो इमेज होता है वो कितना होता है? कुछ सेंटीमीटर में होता है। मिरर के ठीक पीछे देखते हो तो इमेज डिस्टेंस तो लेस होता है। तो यानी हम जो देख रहे हैं वो लेस है और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली दूर है। लेकिन देखना मिरर में इंस्ट्रक्शन क्या रहता है? ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन व्हाट यू आर सीइंग, ठीक है ना। तो इट्स ए रॉन्ग इंस्ट्रक्शन टेक्निकली स्पीकिंग, बट इट्स मोर काइंड ऑफ अ ड्राइवर को वार्निंग देने के लिए कि तसल्ली मत करो, कहीं आ ना जाए, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से चलाओ। सो इन मेनी केसेस लाइक दिस practically you will see that some of the instructions are very interestingly wrong, but anyway चलता है। ओके, एक स्पेशल पॉइंट मैं बताना चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन। देखो पहला फोर्स था इसलिए इतना डिटेल में डिस्कशन हुआ, अगले फोर्सेस जो है जल्दी डिस्कस हो जाएगा। स्पेशल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन ग्रेविटी के कंटेक्स्ट में कई बार एक मिसलीडिंग होता है। फिर जो भी था स्पेशल, कई बार एक मिसलीडिंग चीज हो जाता है। जैसे सपोज मैंने क्या कि ये बॉक्स है और मान लो इस बॉक्स को मैंने अपने सर पे रख लिया, तो अगर मैं इस बॉक्स को सर पे रख लेता हूं, इन दैट केस अगर मैं एक सवाल पूछता हूं, थोड़ा सवाल का ध्यान से आंसर दो, इज दैट मैंने क्या फील किया? क्या जवाब दोगे? मैंने क्या फील किया? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। ओके चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा बायस कर देता हूं। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, इसको ट्रू और फॉल्स बोलना। इज दैट आई एम फीलिंग द वेट ऑफ द बॉक्स ऑन माई हेड। ये ट्रू है या फॉल्स है? Okay, Dhruv Shandile said false.
Ishita says false. Okay, interesting. Interesting. Okay, Dhruv Shandile, why are you saying false? सर क्योंकि जो एक्ट कर रहा है वो तो कांटेक्ट फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स सर, बट वेट तो सर इस कंटेस्ट में तो उसका मैग्नीट्यूड उसी के बराबर ही है, हाँ, mg के बराबर है। चलो ठीक है, तो डू यू वांट टू एग्री टू माय आंसर कि जो मैं फील No, कर रहा हूँ sir. अपने सिर पे वो वो weight- है तो नॉर्मल फोर्स ही। हाँ, I think that's a good answer. नॉर्मल I think रिएक्शन है। everybody is giving the same answer. लगभग मैं देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ, अविरल, शाश्वत, आदित्य, everybody is giving the same answer. Okay, I agree fully with it, and that is, यानी देखो इसको मैं कल्मिनेट कर रहा हूँ, पता है क्या, कि weight of a body acts only on that body. एक बॉडी का वेट किसी दूसरे बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाथ ही उठा लूं फिर, क्यों भाई वेट तो एक्ट करना नहीं, ऐसे नहीं। इट इज दैट उसका वेट उस पे लगेगा, उस वेट के कंसीक्वेंस में कोई और फोर्स क्रिएट हो सकता है थ्रू नॉर्मल रिएक्शन एंड ऑल, व्हाट यू आर सेइंग नॉर्मल फोर्स, दैट इज पॉसिबल, बट उसका बॉडी का वेट उसी बॉडी पे लगेगा, ना कि मेरे ऊपर, ठीक है ना? सो इट मींस व्हाट, कि वेट इज अ फोर्स व्हिच विल एक्ट ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी. Due to weight, some other force gets created or not get created. I don't know, and I'm not bothered about that. क्योंकि कई बार देखना आंसर आता है कि मैंने सर पे लगा लिया, अरे देख लो कितना इस बॉडी का भार सारा मेरे ऊपर आ रहा है। कई बार देखना ऐसे लूज लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, और भार बोलते हैं हम लोग वेट मीन करते हैं कि इस बॉडी का वेट मेरे ऊपर आ रहा है, तो ये गलत स्टेटमेंट। इस बॉडी का वेट तो उस बॉडी पे लगेगा, लेकिन उस वेट के कारण और इक्विलिब्रियम के कारण एक नॉर्मल फोर्स भी क्रिएट हो रहा है, वो नॉर्मल फोर्स मुझे लगता है। So therefore, I'm not feeling the weight, I'm feeling the normal force. Now, in certain cases, yeah, in most cases, normal force and the weight may be equal, but may not be equal also. मान लो अगर किसी ने थोड़ा सपोर्ट दे दिया तो उस बॉक्स पे, तब तो मुझे जो फोर्स लगेगा वो वेट से कम हो जाएगा, या अगर मान लो किसी ने ऊपर से और दबा दिया, यानी मुझे जो फोर्स लगेगा वो वेट से भी ज्यादा हो जाएगा, तो वेट के बराबर तो नहीं हुआ ना। So the weight of the body is on that body only, but through that weight, yeah, because of that weight, some other force might get created because of transmission and all. That is a different thing. चलो ठीक है, so we had a very good discussion or very detailed discussion on the nature of force of gravity and allied things today. I mean, I think कल हम लोग बहुत जल्दी से फिर हम लोग बाकी 2-3 forces के discussion करके then we will go into situations, यानी questions. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, we already crossed the time. I mean, चलो good discussion. Thank you, sir. हाँ बेटे. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, have a good day. Bye bye. Dhruv has also asked about inclined plane and all. We'll carry on the discussion. Don't worry. Okay.